हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है सीटेट की जो सीडीपी की सीरीज चल रही थी उसी में आगे बढ़ते हुए लास्ट लेक्चर पे बात करेंगे। आज हम लोग जो है इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो टीचिंग एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जिनमें आपके मनोवैज्ञानिक हैं जैसे पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इनके ऊपर बात करने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी बचे हुए हैं आज हम लोग पूरा इसको द कर देंगे, उसके बाद ही रुकेंगे। तो आपका बस काम है दूसरों तक शेयर करना जिनका एग्जाम है। रिक्वेस्ट है आपसे, और आप कंसंट्रेट होकर बातों को सुनिए और उसके बाद देखिए, ताकि आपकी तैयारी का अच्छी हो जाए और रिवीजन भी आपका हो जाए। तो देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं बात। आज हम लोग पियाजे की करते हैं। पियाजे का नाम आप लोगों ने बहुत से सुना होगा, बहुत लोगों ने इनका नाम बिगाड़ करके बहुत सारे पेजेज जो भी अपने अपने तरीके से कुछ भी बना लेते हैं। देखिए, पियाजे जो है ना, इतना फेमस होने की वजह क्या थी कि ये बहुत कम उम्र में वो सब कर गए थे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों में ये जो है पीएचडी वगैरह और भी ऐसी चीजें जो है बहुत ही कम एज में इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, यानी इन्होंने जो है पियाजे ने संज्ञानात्मक यानी जो मानसिक रूप से विकास से रिलेटेड कई सारे सिद्धांत दिए और कई सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने बताए हैं। तो पियाजे कौन थे? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है। इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है। पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है कई बार, और इनसे 4-5 क्वेश्चन जो है आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो इनके सिद्धांत का नाम जो है पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत या पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी है। देखिए, ये कंस्ट्रक्टिविज्म ये है पियाजे और वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की जो है ये जो है ना, इनका ये अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इन्होंने रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया था, और वाइगोत्स्की ने सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा दिया था। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि इसमें स्कीमा के द्वारा यानी खुद के दिमाग के द्वारा जो है करके बच्चा सीखता है। बच्चे के बारे में बात होने वाली है। और यहाँ पे सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है लेव वाइगोत्स्की जो दिए थे, उनका कहना था कि वो समाज से सीखता है। इन लोगों में थोड़े डिफरेंसेस हैं और बहुत सिमिलरिटी भी है, बहुत ज्यादा ये लोग एक दूसरे से पूरा विरोधाभास नहीं करते, ये थोड़ी सिमिलरिटी और थोड़े डिफरेंसेस के साथ हैं। तो लेव वाइगोत्स्की से कंपेयर करके हम पढ़ाएंगे ताकि ये दोनों लोग जो है ना वो थोड़ा रिलेटेड है, तो कंफ्यूजन ना हो आपको। उसी में आगे बढ़ते हुए चीजें वहां पे आगे हम लोग लेव वाइगोत्स्की पे आएंगे। अभी हम लोग पियाजे की बात करेंगे, बीच बीच में कंपेयर करते रहेंगे क्योंकि आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो पियाजे हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, और जो वाइगोत्स्की हैं वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म है। मतलब समाज से उनका कहना है कि बच्चे सीखते हैं, और ये कहते हैं कि ये खुद करके सीखता है, उसके मानसिक विकास। बात दोनों लोग विकास की ही करते हैं, और कोहलबर्ग साहब तो नैतिक विकास पे चले जाते हैं, उनकी अभी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए, अब इनके बारे में ये जो पॉइंट्स लिखे इनको हम लोग डिटेल समझते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बड़ी डीप गहरी बात करी थी पियाजे साहब ने। किसके बारे में? संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास कह सकते हैं, संज्ञान यानी मानसिक यानी दिमाग। तो इन्होंने क्या कहा था? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास जो है वो बच्चे का काफी होता है इनके थ्रू। पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता यानी एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है, समझ रहे हैं? यानी ये बच्चे को सक्रिय रूप से इन्होंने एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है, मतलब बच्चा खुद जो है चीजों को करके खुद अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट करता है। और उसके बाद इन्होंने कहा एक्टिव कंस्ट्रक्टर बिल्डर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सक्रिय निर्माता बच्चे को खुद बोला है पियाजे साहब ने। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। देखिए, एक शब्द उन्होंने यूज किया लिटिल साइंटिस्ट। पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है। नन्हे वैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ
कि बचपन में आप कुछ चीजें, जैसे सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने बचपन में क्या करा था कि वो जो है आपका जो एक टेप आता था ना बेकार वाला, उस टेप को खोल करके उसके चुंबक वगैरह निकाल करके फिर जो है उसमें लगा होगा करके ये सारी चीजें, उल्टी सीधी चीजें हम लोग करते थे। तो ये एक प्रकार का उनके कहने का यही मतलब है कि बच्चे जो है ना बचपन में बहुत सारी ऐसी चीजें की होते हैं, वो एक लिटिल साइंटिस्ट यानी कुछ ना कुछ हमारा वो एक्सपेरिमेंट हो गया उस तरीके का। ठीक है, तो वो ये यही कहने का इनका मतलब है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर यानी एग्जाइटिंग प्रीवियस नॉलेज। स्कीमा क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर। स्कीमा एक शब्द यूज होगा इनके प्याजे साहब के संज्ञानात्मक सिद्धांत में। ये मानसिक जो हमारी बनावट है उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं, या फिर उसमें कह सकते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब हमारा दिमाग का स्ट्रक्चर है, उसमें सारी नॉलेज जो प्रीवियस नॉलेज उसमें रहे होगी। स्कीमा मतलब दिमाग ही कह सकते हैं, दिमाग तो वही लिखा है मेंटल स्ट्रक्चर, ये यूज होगा बार बार। बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। ठीक है, वही मैंने कहा पियाजे साहब के अनुसार एक्टिविटी के द्वारा बच्चे अपने संज्ञान का निर्माण यानी मानसिक विकास जारी रखते हैं। और पियाजे साहब जो है वो देखिए फिर क्या कहते हैं, पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मैंने कहा ना वही, देखिए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी इनके कहने का मतलब है कि बच्चे खुद के अनुभव के द्वारा खुद कर करके चीजें सीखते हैं। ज्यादा इन्होंने अलग तरीके से बताया, सोशल नहीं है, सोशल तरीके से बताने वाले वाइगोत्स्की के हिसाब से। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है जो 14 या 15 की उम्र में अधिकतम विकास पर प्राप्त कर लेता है। इनके कहने का मतलब है कि बच्चा एक जो है ना दिमाग को इन्होंने वो माना है कि मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है, जो सही है दिमाग अपना लेके, और उसमें जो 14 या 15 की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है, यानी 14-15 की एज तक वो मैक्सिमम विकसित हो जाता है, मैक्सिमम डेवलप हो जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास को 4 स्टेज में बांटा है। इनका देखिए ये अलग है, ये इन्होंने 4 स्टेज में बांटा हुआ है। वाइगोत्स्की ने कोई स्टेज नहीं बांटा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेज में बांटा हुआ है। ये कलेक्टिव मोनोलॉग इन्होंने दिया है। कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब सामूहिक एकालाप, यानी 3 से 5 वर्ष पहले प्राइमरी स्कूल में आपने देखा होगा कि वो चिल्ला करके बच्चे पढ़ते थे, फालतू नहीं चिल्लाते थे, आवाज तो होती थी पर वो जो है एक मतलब काम की चीजें जो पढ़ना है उन्हें, उसे चिल्ला करके वो पढ़ाई करते थे एक ग्रुप में, तो उसे कलेक्टिव मोनोलॉग कहा गया। उन्होंने कलेक्टिव मोनोलॉग दिया। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने स्टेज में बांटा हुआ है। पियाजे के अनुसार ये डिसकंटिन्यूअस है, वाइगोत्स्की के अनुसार ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको समझ में आ गए होंगे कि इन्होंने जो नाम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास नामक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है बौद्धिक विकास है। इसमें ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, बच्चों को नन्हे लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। ये एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं, ये बिल्डर ऑफ नॉलेज हैं। ठीक है, और ये स्कीमा की बात करते हैं, ये एक्टिविटी करके जो है संज्ञान का निर्माण करने की बात करते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविटी खुद के अनुभव से सीखता है, ये उनके कहने का मतलब है। जब खुद वो नन्हा वैज्ञानिक है तो करेगा, गलतियां करेगा, उल्टा सीधा फिर सीखेगा। उसके बाद कलेक्टिव मोनोलॉग इन्होंने ही दिया था। पियाजे के अनुसार जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है डेवलपमेंट, यानी असतत है, एक स्टेज में होता है। ठीक है, इन्होंने एक एलिमेंट्स की बात करी थी। देखिए एलिमेंट्स के अंदर 4 एलिमेंट्स इन्होंने बात करी थी कि पहला M यानी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, जेनेटिक्स या हेरिडिटी, यानी इनका कहने का मतलब है कि जो है वो इनके हिसाब से विकास के तत्व में परिपक्वता, यानी परिपक्वता का मतलब मैच्योर हो जाना, तो वो ये क्या कहते हैं जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी रूप से मिलता है, या फिर हम लोग जो है खुद करके सीखते हैं। एक्सपीरियंस अनुभव यानी एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, इक्विलिब्रियम, ये देखिए थोड़ा फेमस है, इससे जो है काफी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं इक्विलिब्रियम को। तो इनके जो है पियाजे के जो एलिमेंट्स है MESC से याद कर सकते हैं। MESC मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, E यानी एक्सपीरियंस अनुभव, S यानी सोशल
इंटरेक्शन सामाजिक अंतरक्रिया, और ई यानी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो MESC से याद कर सकते हैं पियाजे साहब के एलिमेंट्स को, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम। अब प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। संतुलन के दो प्रकार हैं, एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडाप्टेशन का मतलब अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन का मतलब ये हुआ कि आप जो है ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में मैं आपको लूँ कि ठंडी का मौसम है और उसमें आप ठंडी के हिसाब से कपड़े पहनना अपने आप को अनुकूल ढाल लेते हैं। अब ठंडी के मौसम में गर्मी वाला अगर कपड़ा पहन के चलेंगे तो आप क्या होगा, निकल लेंगे दुनिया से, समय है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब उसके अनुकूल आप नहीं काम करेंगे तो फिर आपको समस्या होने वाली है ना, मतलब आपकी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो ये होता है अनुकूलन। और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्रोसेस से करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करके सीखना, तो वो जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये दोनों एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिला दे तो जो बनता है वो आपका इक्विलिब्रियम यानी संतुलन होता है। समझ रहे हैं। अब एडाप्टेशन अनुकूलन के भी दो यहाँ पे हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आप जो है उसमें कुछ ऐड करके चीजों को आत्मसात करें, यानी मतलब अनुकूलन का ही प्रकार है तो उसमें कुछ ऐड करके जो है आप उसको उस तरह से अनुकूल उनके वातावरण में चले। और एकोमोडेशन का मतलब उसमें कुछ बदलाव करके। तो ये प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है आप समझ गए होंगे। इसमें आपके एडाप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन आते हैं और एडाप्टेशन में आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आता है। इसको थोड़ा सा और आगे डीप में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा है तो प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया में आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जो होता है, देखिए एसिमिलेशन को क्या है ना, जोड़ना या आत्मसात करना, यानी जोड़ करके आत्मसात करना, जोड़ना फिर अनुकूलन में आना या आत्मसात करना। और एकोमोडेशन में समायोजन करना, जो भी चीजें हैं उसको समायोजित करके देखना। तो एसिमिलेशन से इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से न्यू सिचुएशन, नई स्थिति आती है, फिर डिस इक्विलिब्रियम असंतुलन बनता है, फिर वो समायोजन में आता है। इसको एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब कि सूचना जो भी दी गई है उसको एग्जिस्टिंग स्कीमा मतलब मानसिक रूप से जो मानसिक जानकारी है उसमें ऐड करना। और एकोमोडेशन अपने इंफॉर्मेशन में एडजस्ट या मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना। ठीक है, एकोमोडेशन में अपने इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करना, मैनिपुलेट यानी उसी में चेंज करके या मॉडिफाई करके चीजों को दिमाग में रखना। तो ये जो है आप समझ गए होंगे। अब पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा और दिमाग में रखिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, SPCF। यानी S यानी सेंसरी मोटर स्टेज, P यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, C यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसे कहते हैं संवेदीय पेशीय अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त सक्रिय अवस्था, चौथा है औपचारिक सक्रिय अवस्था। समझ रहे हैं। तो यहां पर जो दिया गया आपको देखिए ध्यान से, संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 वर्ष तक के स्टेज को कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष के। औपचारिक सक्रिय अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। शॉर्टली इसको याद किया जाता है SPCF से। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की ये 4 अवस्थाएं हैं। क्या है? 4 स्टेजेस हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं आपको याद हो गई होंगी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक आपका पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज,
कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, 11 से 15 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। पहले हम लोग बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में आपका है गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक अवस्था, गत्यात्मक अवस्था का मतलब कि गत्यात्मक अवस्था यानी गति वाली अवस्था, यानी मोशन वाली अवस्था। जैसे हमारे जो भी इंद्रियां हैं उनमें गति आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। गति आने का मतलब क्या है कि देखिए हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था यानी सेंस ऑर्गन की स्टेज। संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी का मतलब टच या फील करके चीजों को समझना, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष की आयु, बात वही है, 0 से 2 लिखा हुआ है। वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या हुआ कि ध्यान से देखिए, मतलब आपके बचपन में जो बच्चे होते हैं उनके सामने कोई भी चीज अगर एक बैग दिखाई जाए फिर छिपा ले जाए तो वो जो है सोचते हैं कि वो है ही नहीं, गायब हो जाती है। उनको लगता है भले ही वो है पर आप छिपा लिए। तो ये जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व होता है। विलंबित अनुकरण यानी डिफर्ड इमिटेशन, यानी चीजों को डिफर्ड इमिटेशन यानी विलंबित अनुकरण, मतलब उसको अनुकरण करना। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे को अगर आप कोई ऐसी चीज दिखा देते हैं चमकीली वगैरह कुछ भी, तो उसको वो देख करके उसी की तरफ आकर्षित होकर जाने लगता है। अब उसके बीच में उसे नहीं पता कि वो गिर जाएगा, रास्ते में जाने लायक है नहीं या कुछ है, गैपिंग है तो गिर जाने की संभावना है, तो वो चीजें वो भूल करके सीधा वहां पहुंचने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए कुछ भी उसे करना पड़े, वो गिर जाए तो वो उसे इन सब बातों का केयर नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं? तो ये होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी संवेदी पेशी अवस्था में। बच्चे की इंद्रिय ही शिक्षक होते हैं इस अवस्था में। सेंसेस आर टीचर, हाँ, जो उनकी इंद्रियां होती हैं 5, उसी से वो उनके टीचर होते हैं, उन्हीं से वो चीजें को समझते हैं। इस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियां से दुनिया की समझ विकसित करता है। थिंक विथ आईज, हैंड एंड ईयर्स। देखिए वही बात है कि वस्तु, मतलब ये क्या कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था में मतलब वही टच करके चीजों को, फिर उसके बाद आंखों से देखकर, और मतलब ज्ञान इंद्रियों के, अपने इंद्रियों से द्वारा थिंक विथ आईज, हैंड्स एंड ईयर, यानी आंख से, अपने हाथ से और कानों से सुन करके चीजों को वो दुनिया के बारे में अलग अलग विचार, अलग अलग स्कीमा अपने अंदर बनाता है। सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदीय पेशीय अवस्था जो आपकी संज्ञानात्मक विकास की, उसको आप समझ गए होंगे। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है और इसमें कुछ मेन चीजें जो आपको है वो सारी चीजें बता दी गई। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष तक की होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे कहते हैं 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, और ये पियाजे की दूसरी अवस्था है। इसमें लैक्स लॉजिक यानी तर्क शक्ति की कमी होती है। लैक्स रिवर्सिबिलिटी, पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकता है। इसकी मतलब रिवर्सिबिलिटी का मतलब कि वो रिवर्स ऑर्डर में नहीं सोच सकते, कि मतलब आप पानी से, हमें तो पता है ना कि पानी जो है बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ पिघल जाए तो पानी बन जाता है, तो ये रिवर्स ऑर्डर नहीं सोचते वो, ठीक है। ये रिवर्स प्रोसेस की जो थिंकिंग होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में नहीं होती है पियाजे के अनुसार। तीसरा है एनिमिज्म यानी निर्जीव सजीववाद। ये क्या है? कोई निर्जीव चीज उनको दिखाएंगे आप तो उसमें उनको मतलब सजीव चीजों की समझ होगी उसकी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है, अगर आप किसी बच्चे को चोट लग गई तो आपने कहा कि जिससे चोट लगी मैंने उसको पिटाई कर दी, तो वो चुप हो जाएंगे, उनको समझ में आएगा कि मतलब हाँ ये उसने पिटाई करी, वो सजीव के रूप में उसको समझेंगे। तो ये एनिमिज्म होता है। निर्जीव सजीववाद जो है ये 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में।
ईगो सेंट्रिज्म लिखा हुआ है, देखिए ईगो सेंट्रिज्म। इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है, ठीक है। यानी उसके सोचने का जो दायरा होता है वो सोचता है कि वही दुनिया सोचती है। मतलब आपकी सिचुएशन कैसी है, आप अगर किसी प्रॉब्लम क्रिएटर में है, जैसे मतलब कोई दुर्घटना वगैरह हो गई हो, पर उसे दिमाग में जो चीजें समझ में आ रही है, उसने कोई नई चीज ड्राइंग वगैरह करे तो वो चिल्लाते हुए लेके आएगा और आपको दिखाएगा। फिर आप किस भी परिस्थिति में वो चिल्ला रहे हो, मतलब या फिर वो क्या कह रहे हैं, आप टेंशन में हो, तो मतलब उसे नहीं पता ना, वो अपने तरीके से सोच करके जो है चीजों को लेके आएगा। और इस अवस्था में बच्चे को लगेगा कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोच रही है, उस हिसाब से वो सब लोग सोच रहे हैं, मेरे मम्मी पापा और जो भी है, तो आपको वो चीजें ले आके उसी इमोशन के साथ दिखाएगा। तो ये होता है ईगो सेंट्रिज्म, यानी खुद के बारे में बस सोचता है। ये घमंड नहीं है, मतलब बच्चे के स्वभाव के इस स्टेज के अंदर जो है क्षमता है, इस स्टेज के अंदर जो जिस तरीके से सोचता है वो चीजें ईगो सेंट्रिज्म में आती हैं। सिंबॉलिक थॉट, यानी जो सिंबल से रिलेटेड सोच है वो आपका इसी में आती है। लैंग्वेज का ज्ञान, जैसे ABCD वगैरह जो है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष में आती है। लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण, बच्चे को ऐसा एहसास होगा कि विकट कैपिटल A में ज्यादा पानी है जबकि दोनों में बीकर में समान है। फिगर में देखिए ये जो दिख रहा है ना, तो ये संरक्षण का वो नियम नहीं समझ पाएगा। मतलब इसमें देखिए, अगर इसका पता है हमें कि इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और इसका वॉल्यूम कम होगा, भले ही लंबा है ये, तो इसमें जो है आपका पानी ज्यादा आ सकता है, इसमें कम, पर वो ये लंबा देख करके ज्यादा पानी को ज्यादा समझेगा। तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन होगा बच्चों में इस एज में। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण होगा, केंद्र पर ही पूरा ध्यान होगा, मतलब जहां उनका टारगेट है उसी पर रहेंगे। तो ये जो है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्याजे के बच्चे चीजों को इस तरह से समझते हैं। तर्क शक्ति की कमी होती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी, ये उनके समझ में नहीं आता। एनिमीज में यानी निर्जीव समझ होती है, मतलब चीजों को, निर्जीव को सजीव समझते हैं। यानी आप अगर उनको सूर्यदेव दिखा करके कहेंगे कि वो मतलब जो भी अपने तरीके से सजीव वाली बात, तो वो बड़ा सा फल है, तो उनके दिमाग में, या फिर वो चलो मैं सूर्यदेव की पिटाई कर देता हूँ, तुमको धूप लगा रहे हैं, तो ऐसा, तो वो चीजें सजीव में वो समझने लगेंगे। ईगोसेंट्रिज्म यानी खुद के बारे में बस सोचते रहते हैं कि ये मैं जो सोच रहा हूँ वही पूरी दुनिया सोच रही है। सिंबॉलिक थॉट भी इसी में आता है, सेंट्रेशन वगैरह, लैक ऑफ कंजर्वेशन भी होता है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में चीजें होती हैं। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष में प्याजे की जो अवस्था है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कही जाती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है देखिए क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब इसी को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक, तर्क शक्ति का ज्ञान, यानी जो चीजें देख रहे हैं, मूर्त का मतलब जो चीजें देख रहे हैं उसके प्रति अब तर्क शक्ति उनकी लगेगी, ज्ञान लगाएंगे चीजों के प्रति। वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करेंगे अब वो, ठीक है, कि ये आपका जो है एक तरह का सेफ है, ये एक तरफ का सेफ है, ये सर्किल जो दिखने वाला है ये एक तरह का सेफ है। कलर, शेप, साइज के आधार पे उसे जो है वर्गीकरण करना सीख जाएंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। वस्तुओं का संरक्षण, अचीव कंजर्वेशन जो है आ जाएगा। रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान आ जाएगा उन्हें, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी देखिए इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो नहीं कर पाएंगे, पर इसमें जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो जो है रिवर्सिबिलिटी के ऑर्डर को समझ जाएंगे कि पानी से बर्फ बनता है, बर्फ से पानी बनता है। वस्तुओं को सजाना, बढ़ते घटते क्रम में सजाना, ये भी उनको क्लियर हो जाएगा। डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण, ये भी उनको यहां से क्लियर होने लगेगा। CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये जो है ये ट्रिक यूज करके आप याद कर सकते हैं कि ये चीजें उनको काफी क्लियर हो जाएंगी। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उन्हें क्लियर होने लगता है। अब चौथे स्टेज की बात करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
ये 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है, और इसमें जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन की बात करता है वो, लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक चिंतन, ठीक है। तो ये सारे जो मतलब चीजों को अब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचना दिमाग में, लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना, परिकल्पना पर आधारित चीजों को समझ लेना, उस पर तर्क बनाना, निगमनात्मक चिंतन, ये सारी चीजें जब जिस स्टेज में होती है वो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था। तो ये थे आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत यानी पियाजे के सिद्धांत। इनमें उन्होंने 4 स्टेज दिए थे और कुछ एलिमेंट्स पर बात करा था और कई सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। तो ये सारी चीजें अभी तक की स्कीमा पर बेस्ड उनकी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में, और अगला अब ये हमारा टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक है। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में बात करते हैं। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल अप्रोच के थ्रू काम करते हैं, किया इन्होंने। ये रूस के रहने वाले वैज्ञानिक थे, एक रूसी वैज्ञानिक थे। यह एक सामाजिक रचनावादी थे, सोशियल कंस्ट्रक्टिविस्ट। मैंने कहा ना वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे पियाजे, और ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करा था इन्होंने, यानी समाज के द्वारा बच्चे सीखते हैं। इनका खुद के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बताया गया बच्चों के लिए जो सिस्टम है वो इन्होंने कहा समाज से बच्चे सीखते हैं। सामाजिक सृजनवाद के जनक, ठीक है, यानी सोशियो कल्चरल और लैंग्वेज के ये जो है जनक माने जाते हैं, उसके क्रिएटिव के, ठीक है। तो ये उसके फादर माने जाते हैं। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, ठीक है। और वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, यानी वाइगोत्स्की साहब के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास समाज के परिस्थितियों में ही संभव हो पाता है। वो समाज द्वारा ही चीजें सीख करके डेवलप कर पाता है अपनों को। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, ठीक है। यानी उनका संज्ञानात्मक विकास इनके हिसाब से जो है, देखिए संज्ञानात्मक विकास वो भी कहते हैं ये भी कहते हैं, बट इनका कहना है कि ये समूह में रह करके समाज के द्वारा चीजों को सीख करके बच्चा अपने सामूहिक विकास को करता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। सोशल इंटरेक्शन, इनके कहने का मतलब है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। देखिए वो पियाजे के अनुसार डिसकंटिन्यूअस है, वो असतत है, पर वाइगोत्स्की साहब के अनुसार जो है ना ये सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो डेवलपमेंट है विकास का। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर होती है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। यानी विकास जो है ना डेवलपमेंट एक सोशल प्रोसेस है वाइगोत्स्की के अनुसार, और यह जो है वो सोशल लर्निंग के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास में संभव होता है, मतलब कोजेनेटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है। प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजेशन यानी अंतरीकरण की प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू है, मतलब इन्होंने सोशल से रिलेटेड बताया था वाइगोत्स्की ने। इन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये समाज के अंतरक्रिया के द्वारा होता है, और सामाजिक सृजनवाद के जनक भी हैं ये, ठीक है। समूह में रह करके बच्चा सीखता है, ये सारी बातें उन्होंने, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपका डेवलपमेंट, ये सब लेव वाइगोत्स्की साहब ने बताया था। वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, ठीक है, सोशल, लैंग्वेज और कल्चरल। SCL यानी सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल और लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो है 3 महत्वपूर्ण पहलू पर बात करी थी इन्होंने वाइगोत्स्की साहब ने, और उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। कैसे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से।
भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। क्या है? सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, वह ज्ञान का सृजन कर लेते हैं। लैंग्वेज इज ए टूल। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, ये उनका मानना है। किसका? लेव वाइगोत्स्की साहब का। देखिए वहां पे जो है भाषा की बात नहीं करी थी उन्होंने, पर उन्होंने इसको नकारा नहीं है, पर उन्होंने बात नहीं करी थी पियाजे साहब ने। भाषा के व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र ये लेव वाइगोत्स्की साहब बता रहे हैं। इसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, वह ज्ञान का सृजन कर पाते हैं, यानी नॉलेज इंक्रीज कर पाते हैं अपना। लैंग्वेज इज ए टूल। फिर और इम्पोर्टेंट देखिए टर्म इन्होंने बताया था, सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म इन्होंने क्या बताया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेपीडी, संभावित विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट और मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ, स्केप फोल्डिंग। इसे तो वाइगोत्स्की ने देखिए यहाँ पे कुछ अदर टर्म भी दिए हैं, सम अदर टर्म्स जो है, जिसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र, इसके फोल्डिंग, अस्थायी मदद, इसे माचान या पाड़ भी कहा जाता है हिंदी में। देखिए इंग्लिश वाले वर्ड आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश वाले अगर वर्ड समझ जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश वाले वर्ड चेंज नहीं होते, हिंदी वाले काफ़ी ज़्यादा चेंज होने के चांस रहते हैं। एक ही वर्ड्स के कई सारे मीनिंग होते हैं। एनीबडी हु मोर नॉलेजेबल अदर, एमक्यू कौन होगा? एनीबडी हु नोज मोर इन ए पार्टिकुलर एरिया, एक्सपर्ट। किसी विशेष एरिया में कोई एक्सपर्ट जो होता है उसको एमक्यू मानना है। जेपीडी जो है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र, और स्केप होल्डिंग जो है आपके 3 टर्म है। इनका यूज कैसे क्या है यहाँ पे देखिए बताते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा जो है वो ए है, सपोज दैट मान लिया जाए कि स्टफ लर्नर कैन डू, जैसे मतलब जो सीखना चाहता है कुछ वो ए है और उसे इतनी जानकारी कुछ है, ये एरिया उसके सीखने का है कि मतलब उसने पता है पहले से। फिर उसके बाद जैसे मतलब उसको मान लीजिए कि साइकिल चलाना जैसे 30 नंबर, मतलब 1 मिनट के लिए मैं बताऊं कि कोई एग्जाम है उसको 30 नंबर लेके आने हैं, तो वो कुछ जानकारी यहाँ से रखता है, वो इतना है, ठीक है, ये ए का एरिया जो है। उसके बाद जो है जेपीडी यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो एरिया है कि उसको वो एरिया जिसमें उसको कुछ थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो, या फिर कोई सहायता मिल जाए, जैसे कोई अगर लर्नर सीखना चाहता है तो उसको थोड़ी सी कोई ऐसी हिंट, मोर नॉलेजेबल अदर यानी कोई उससे ज्यादा नॉलेज वाला उसका दोस्त, टीचर या कोई भी हो सकता है, उसको अगर हिंट दे दे तो वो पूरी एरिया कवर कर जाएगा बी का। और वो जो है स्टफ लर्नर कैन नॉट डू इवन विद सपोर्ट, उसे सपोर्ट मिल जाएगा तो वो चीजें कर जाएगा। उसी को देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, जेपीटी इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट चाइल्ड कैन डू विदाउट सपोर्ट। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कोई लड़का साइकिल चला रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो उसके फादर है, यानी अभी पीछे से पकड़ करके साइकिल उसे चलाना सिखा रहे हैं, और जब थोड़ा थोड़ा वो चलाना सीख गया तो उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब उसको स्केप होल्डिंग दे रहे हैं और मोर नॉलेजेबल अदर एमकेओ ये हैं, और स्केप होल्डिंग उसे दे रहे हैं, थोड़ा सा सहारा जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी मतलब हिंट या सपोर्ट जिसके वजह से वो सीख जाए। और फिर उसके बाद जो है वो मदद, बालक को जो मदद मिलने का, जो हेल्प मिलने का जो दायरा होगा तो वो आपका जेपीडी होगा, यानी जेड जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और उसके बाद जो है छोड़ देंगे तो वो बच्चा सीख जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीजें ये देखिए जो ज्यादा मतलब ये चला लेने योग्य, इनको जानकारी है अच्छे से, ये है फादर एमक्यू, और यहाँ पे इसके फोल्डिंग जो है वो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को, और वो जो दायरा है वो स्केप और जेपीडी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो चीजें सीख जाएगा। मतलब किसी भी चीज को आपको बच्चे को सिखाना है तो उससे ज्यादा नॉलेज वाली चीजें, थोड़ी कोई इंसान हो या कोई भी एक्सपर्ट पर्सन वो उसको थोड़ा सा हिंट दे तो वो सीख जाएगा। यही तीनों का आपस में रिलेशन है, और इसमें इसके फोल्डिंग जो है वो समझ गए होंगे आप। अब ये सीख गया तो उसके बाद जो है आपको वो चलाना सीख जाएगा। अब उसके बाद आप पूरी जिंदगी तो उसके पीछे पीछे साइकिल चलाते नहीं रहेंगे, पकड़े नहीं रहेंगे, तो वो जो है एक मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है उसको इस तरह से। तो ये आपको जेपीडी और इसके फोल्डिंग एमक्यू समझाने के लिए ये सब दिया गया है। ये
लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत से रिलेटेड था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भाषा के 3 रूप यहाँ पे दिया हुआ है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। ये क्या होता है? सामाजिक वाक्य, यानी 2+ वर्ष के उदाहरण में दुनिया में बात करना, मतलब कि 2 वर्ष से अधिक के बच्चे जो है वो सामाजिक वाक्य करना सीख जाते हैं। मतलब उनको जो ज़रूरत होती है, उनकी जो ज़रूरत, ये डिमांड, जैसे पानी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, ये सब डिमांड करना सीख जाते हैं। प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक जो है वो खुद से, मतलब खुद बोलकर बुदबुदाना। जैसे नहीं होता है कि मैंने आज ये काम किया तो इसमें ये डेवलपमेंट हुआ, आज मैं खेल में, मतलब बच्चे अपने से खुद अकेले में होकर के कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, तो ये प्राइवेट स्पीच होता है। ये जो है 3 वर्ष या 3 से अधिक वर्ष में जो है बच्चे करते हैं, ठीक है। फिर साइलेंट इनर स्पीच, मतलब मन में सोचना। ये जो है 7 वर्ष से अधिक के उम्र में मन में बात करने की कैपेसिटी आ जाती है बच्चों के अंदर। तो ये भाषा के 3 रूप हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास हो। देखिए वही बात ना, जो चीजें आपको ऊपर बताई गई थी वो यहाँ 1 लिनियर में बताया गया कि जिस दायरे में, जिस मतलब एक एरिया कह सकते हैं, एक डेवलपमेंट जोन में बच्चा जो है वो संभावित विकास करे और मोर नॉलेजेबल अदर, कोई छोटा या बड़ा या कोई टीचर जो उससे ज्यादा नॉलेज रखता हो। और इसके फोल्डिंग क्या होगा? टेम्पोररी हेल्प, क्षणिक मदद, थोड़े देर के लिए। यह जो है जारी रहेगा तब तक जब तक खुद वो काम न कर लगे, ठीक है। जब चलाना साइकिल थोड़ा सीख जाए तो उसके बाद छोड़ देंगे। तो ये जो है इसके फोल्डिंग होगा टेम्पोररी हेल्प जो है, समझ रहे हैं। तो ये इसके फोल्डिंग, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर, समझ गए होंगे। इसी में एक देखिए और टर्म है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम मोर टर्म में लिखा हुआ है कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट और कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट। ये मतलब समूह में सीखना या फिर मतलब कि एक ग्रुप बना करके सीखना। ये कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो समूह में सीखना, कोऑपरेटिव या ऐसे करके आपस में ग्रुप में सीखना, ये जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट या कोऑपरेटिव लर्निंग होगा। ये देखिए लिखा है रेसिप्रोकल लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का होता है मतलब कि परस्पर शिक्षण करके सीखना, मतलब एक दूसरे में परस्पर। इसमें जो है टीचर भी शामिल होता है। और एक ये देखिए सबसे ज्यादा यूज होता है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग में नहीं होता जैसे बच्चे अगर आपस में क्वेश्चन लगा रहे हैं मैथ्स के, तो किसी को नहीं आता तो वो दूसरे से पूछ लेते हैं, फिर एक दूसरे से मतलब डिस्कशन करके चीजों को या बात करके या समझ करके करते हैं, तो इसे पीयर ट्यूटरिंग कहा जाता है, समझ रहे हैं। सहपाठी अधिगम जिसे कहते हैं। देखिए पीयर ट्यूटरिंग और रेसिप्रोकल टीचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें जो है ना टीचर भी शामिल होता है और इस वाले में जो है सिर्फ स्टूडेंट आपस में करते हैं। असिस्टिव लर्निंग यानी किसी को असिस्ट कर देना थोड़ा सा तो वो सीखने लगता है, तो ये जो है असिस्टिव लर्निंग होता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के सोशल जो भी सामाजिक विकास का सिद्धांत था उसमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड असिस्टिव लर्निंग भी आता है और इसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, थियरी ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर बात करेंगे। कोहलबर्ग जो है वो इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया। देखिए कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत को दिए थे, इनके ये थियरी का भी नाम है और ये इस तरह से पूछा जाता है। और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात करी थी। मोरल डेवलपमेंट जो है सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होता है। इन्हें अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया था। देखिए इसलिए इस सिद्धांत को जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं, यानी पुरुषों को इन्होंने ज्यादा लिया था, इसीलिए ज्यादा पुरुषों पर केयर किया था, इसीलिए इनकी जो थ्योरी इसे जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं। कैरोल गैलिगिन कोहलबर्ग की छात्रा थी। कैरोल गैलिगन जो है कोहलबर्ग की एक छात्रा थी। इनका मानना है कि यह थ्योरी फेमिनिस्ट और पर्सपेक्टिव थी। रीजन क्या था? क्योंकि इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसमें सबसे ज्यादा मतलब औरतों को नहीं, इन्होंने क्या कहते हैं पुरुषों को लिया था। इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये जो है नारीवाद नैतिकता यानी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बेस पर है।
उन्होंने जो है क्या कहा, कैरोल गेल्गन कोलबर्ग ने कहा था, उनकी छात्रा जो थी, इनका मानना था कि थियरी ऑफ फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव का ध्यान नहीं रखती है। मतलब ये जो है ना आपका नारीवाद नैतिकता की बात इन्होंने नहीं करी थी, इसमें ज़्यादा नारी को नहीं लिया था, इसलिए जो है ये फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव हो गए के बेस पर काम किया था इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद ये सही गलत को पहचाना। देखिए नैतिकता क्या कहलाती है, सही चीज और गलत चीज की पहचान करना नैतिकता कहलाती है। नैतिक तर्क यानी मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। यानी कोई नई जैसे किसी चीज को दुविधा में नहीं पड़े रहते कि ये गलत है वो सही है, तो आपस में तर्क करना, आपस में जो रीजनिंग होती है, मतलब तर्क जो होता है उसी को रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क दुविधा, ये दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने की जो तर्क शक्ति का उपयोग किया जाता है उसे नैतिक तर्क यानी मोरल रीजनिंग कहा जाता है। मोरल रीजनिंग का मतलब क्या है कि जैसे घर में भी आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे किसी घर में सास बहू में आपस में झगड़ा होता है, तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो कंफ्यूज कि सास तो उनकी मम्मी और वो वाइफ तो किसका सपोर्ट करें। तो ये जो है आपका मोरल रीजनिंग होता है, आपस में तर्क शक्ति के कारण दुविधा जो आती है, नैतिक तर्क। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से, समझ रहे हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे के नैतिक विकास, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से थोड़ा इंस्पायर्ड है। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है, प्रत्येक स्तर में दो दो अवस्था होती है। कोहलबर्ग ने जो है वो जो नैतिक विकास के सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिए थे, उन्होंने बताया था कि ये जो है दो दो मतलब नैतिक विकास के मुख्य जो स्तर हैं वो दो दो अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं, और इन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे, 3 लेवल बताया, उन तीनों में दो दो स्टेजेस बताए, दो दो अवस्थाएं बताई, जिसमें आपका सबसे फेमस है प्री कन्वेंशनल लेवल। और भी है, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है एक इसमें कहानी थी हिंज डिलेमा, समझ लेते हैं ये क्या था। हिंज दुविधा का सारांश इसी के बेस पर इन्होंने दिया था। हिंज डिलेमा क्या है, हिंज दुविधा का सारांश आपको समझा देते हैं कि हिंज जो है एक आदमी था और उसकी वाइफ जो है कहीं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उसने जो है वो एक दवा चाहिए थी जिसकी वजह से जो है उसकी वाइफ की जान बच सकती थी। और यहाँ देखिए ये यमराज जो है यहाँ पर वेट कर रहे थे कि अब इसका जान निकल जाए इसकी औरत का और ये लेके चले जाएं। तो हिंज ने क्या करा कि हिंज ने जो दवाई चाहिए थी वो दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और कुछ पैसे थे और कुछ कम पैसे थे। और जब वो दुकान पर गया तो वो जो है जितने की दवा थी उसने जिसने बनाया था, जिसके पास वो कहीं दवा नहीं मिल रही थी, एक जगह किसी दुकान पे मिल रही थी, किसी डिस्पेंस अरे वो क्या कहते हैं मेडिकल पर, तो वहां पर जो है उसने वहां जाकर के वो दवाई ले मांगता है, तो उसने जो रेट थी दवा की उसके 10 गुना अधिक रेट मांगा, इनसे पैसे मांगा। तो हिंज के पास उतने पैसे ही नहीं थे, तो उसने बहुत कुछ बात करी, बहुत कुछ कहा उससे कि आप किसी भी तरीके दे दो, मैं बाद में दे दूंगा, कर चुका दूंगा, ये वो जो भी बातें थी सब कुछ किया, पर उसने देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अब हिंज के पास 2 ऑप्शन था कि हिंज जो है या तो अपनी वाइफ को मरने दे और या फिर जो है वो दवाई चोरी करके ले ले, यही 2 ऑप्शन इसके पास थे। तो ये बताने का ये मतलब है कि ये बच्चों को इस तरह से कहानी सुना करके बताया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी कंडीशन सही होगी। तो जिस लेवल के बच्चे होंगे उस हिसाब से अपनी सोच के हिसाब से बताएंगे। जैसे ज़्यादा छोटे बच्चे जो जन्म 2 साल 3 साल के बच्चे होंगे उनका ये मानना होगा कि डर के मारे, मतलब जो कोहलबर्ग इसी के बेस पर स्टेज दे दिए उन्होंने, लेवल कई सारे लेवल डिवाइड करे कि अगर जो छोटे बच्चे होंगे वो डर के मारे कहेंगे कि मतलब को उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा करेगा तो उसे मतलब सजा मिल सकती है या फिर वो गलत है। और कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो उसके वाइफ की जान की बात है, जान चली जाएगी। तो ये अलग अलग स्टेज के बच्चे अपने अपने अलग अलग विचार रखेंगे, उसी के बेस पर इन्होंने कोहलबर्ग ने कई सारे लेवल के जो है वो
सिद्धांत बनाए। तो ये थी हिंज की कहानी। अब हम लोग जो है उनके लेबल्स के बारे में बात करते हैं जो कोहलबर्ग ने दिए, वही हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए कोहलबर्ग का इसी बेस पर एक पहला सिद्धांत है। देखिए पहला लेवल है पूर्व परंपरागत, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल में 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं जिनमें 2 चरण होता है। 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल में, और इसमें 2 चरण होता है। पहला स्टेज यानी पहला चरण है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। ये आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास क्या होता है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में आप देखेंगे ध्यान से, तो इसके अंदर जो है बच्चे को, मतलब ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन के लेवल में आने वाले बच्चे को डर लगा रहता है कि अगर ये काम करेंगे, गलत वाला काम, चाहे ये गलत है तो इसके लिए पिटाई पड़ेगी। वो ये नहीं डरता कि ये समाज के लिए या किसी और चीज के लिए जरूरी है, बस डर के मारे जो है वो काम नहीं करेगा कि घर वालों से पिटाई पड़ेगी। तो ये जो है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, पनिशमेंट ओबीडियंस बना। फिर दूसरा जो है आपका व्यक्तिगत उपकरणवाद और विनिमय, नियमित अभिविन्यास, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की प्रवृत्ति, म्यूचुअल एक्सचेंज। यानी दूसरा जो लेवल है इंडिविजुअलम एक्सचेंज, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन या पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। इसमें क्या है? माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी। ये जो आपका पहला प्री कन्वेंशनल पीरियड लेवल था, प्री कन्वेंशनल लेवल था, उसमें ये दूसरा स्टेज है। इसमें इसने बताया, ये बताया कोहलबर्ग के हिसाब से कि इसमें बच्चा जो है ना वो टिट फॉर टैट की भावना रखता है। टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा। जैसे मतलब आपने अगर कोई हेल्प करा किसी बच्चे का तो आप उससे भी उम्मीद रखते हैं कि वो मेरी हेल्प करे, ठीक है। जैसे आपने किसी को पेंसिल दिया तो भाई मैंने उस दिन दिया था ना, तू मुझे पेंसिल दे आज, ठीक है। मैंने तुझको उस दिन टिफिन खिलाए थे, तू मुझे आज टिफिन दे। तो इस तरह की भावना जो है व्यक्तिगत उपकरणवाद यानी विनिमय, मतलब लेन देन का टिट फॉर टैट वाली जो प्रवृत्ति होती है वो आपका इस स्टेज में आती है। तो ये बस आप ऐसे याद रखिएगा, और इसके ये जो स्टेज लेवल है ये आपको याद रखने होंगे। एज इसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको एक कहानी की तरह इसमें जो है थोड़ी सी दिया जाएगा। जैसे लिखा है पारंपरिक कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 की आयु में, इसमें भी 2 चरण हैं। पारंपरिक यानी कन्वेंशनल लेवल जो कोहलबर्ग का दूसरा चरण था, उसमें भी 2 लेवल है। पहला है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ये क्या मतलब है? इसमें जो है एक अलग तरह की प्रवृत्ति आती है बच्चों के अंदर कि वो अपने आप को बहुत ही अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स को। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब बच्चे जो है ना वो काफी ऑनेस्टी से अप्रूवल प्रेज, यानी उनको ईमानदारी का, मतलब कुछ अच्छा काम करते हैं। जैसे पढ़ाई में खूब अच्छा पढ़ के लेके आएंगे नंबर्स, तो मतलब ये चाहते हैं कि हमारी कोई बड़ाई करे कि हमें जो है वो इतना A+ ग्रेड मार्क मिला, सबसे ज्यादा हमारा नंबर आया, अच्छे बनने का, मतलब ये जो भी है आप उसको प्रशंसा करें उसकी ऑनेस्टी तरीके से, वो ऐसा कुछ काम करके आए तो ये जो प्रवृत्ति है ये आपका इस लेवल में आता है कन्वेंशनल लेवल में। और उसकी कन्वेंशनल लेवल के देखिए स्टेज 3 लिखा हुआ है, यानी उसका पहला है तो उसके पिछले के हिसाब से तीसरा। तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का जो प्रवृत्ति है, जो अभिविन्यास है, इस लेवल के अंतर्गत आता है कोहलबर्ग के। स्टेज 4 जो है कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत देखिए कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यानी प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। रूल्स आर रूल्स, दे कैन नॉट बी ब्रोकन। ये क्या मतलब है? देखिए ये जो है ना उस तरह के लोगों को इस एज में डर बना रहता है कि जैसे मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। जैसे क्लास की बात करी जाए तो क्लास में अगर कोई आजकल जो है मतलब बच्चों को हेड बॉय चुना जा रहा है, तो हेड बॉय अगर आपसे कोई गलती हो गई तो हेड बॉय जो है वो चाहे तो बचा सकता है, पर वो आपको रूल बनाए रखने के लिए वो जो है वो आपको बोलेगा कि तुमने ये रूल तोड़ा है और तुम्हारी जो है पिटाई पड़ेगी, मैं सर से ये चीज़ें बताऊंगा। रूल्स आर रूल्स। तो उस डर से जो है आप डर करके
मतलब मोरल बने रहेंगे, या फिर जैसे ट्रैफिक लाइट या कोई भी कानून के नियम होते हैं तो उस लेवल के डर बने रहते हैं कि अगर किसी ने वो रोड पार कर लिया तो कानून उसका चालान कर देगी या फिर पिटाई कर सकती है, जेल में डाल सकती है। तो ये जो इस तरह का डर होता है मोरल होने के लिए, नैतिक होने के लिए, वो जो है इस लेवल के अंतर्गत आता है कन्वेंशनल पीरियड के स्टेज 4 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो है वो कोहलबर्ग के तीसरे लेवल की, जिसे उत्तर पारंपरिक यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है उच्चतर आयु सीमा के बच्चे। उच्चतर आयु सीमा के बच्चे का क्या मतलब है कि इस 13 साल से अधिक वाले उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कोहलबर्ग का तीसरा चरण है, और इसमें भी 2 चरण हैं इसके अंदर, और ये जो है 13 साल से अधिक वाले बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए आप जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल फाइट्स। ये क्या बता रहा है? जैसे स्टेज 5 है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी खुद के अधिकार के लिए आप जो हैं सामाजिक रूप से मोरल हो रहेंगे, डर करके अनुबंधित रहेंगे। यानी सोशल चीज़ों का आपको डर होगा कि समाज में आपकी मतलब रेपुटेशन या समाज में आपके खिलाफ जो भी मतलब ये क्या कहते हैं आंदोलन वगैरह ना हो, तो इस तरह के डर से आप मोरल बने रहेंगे। ये आपके 3rd स्टेज के अंदर आने वाला, 3rd लेवल के अंतर्गत आने वाला स्टेज 5 है, और इसमें सामाजिक अनुबंध रहता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के अंतर्गत आप डरे रहेंगे, मोरल बने रहेंगे डर के मारे। ठीक है, और जो ये स्टेज 4 देखिए लास्ट ये स्टेज है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सैद्धांतिक अंतःचेतना सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत जो है स्टेज 6 आता है, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है ये आपका मतलब खुद के सिद्धांतों के लिए सही बने रहना। जैसे गांधी जी देखिए यहाँ दिख रही है, नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, भगत सिंह, मतलब देश के लिए, देश के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, देश के कल्चर को बनाए रखने के लिए, देश के सिस्टम को बनाए रखने के लिए, अपनी जान तक देने के लिए जो लोग तैयार हो जाते हैं, जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं, जो लोग इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, वो आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सैद्धांतिक अंतःचेतना सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास के अंतर्गत आने वाले ये लोग हैं, और इस तरह के विचारधारा वाले लोग, इस तरह के प्रवृत्ति वाले लोग जो है सैद्धांतिक अंतःचेतना यानी सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास के अंतर्गत आएंगे। ये थी कोहलबर्ग की 3 लेवल, और इन तीनों के अंदर 2-2 स्टेजेस थे। तो आई होप आप ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत समझ चुके होंगे। अब इनके कुछ आलोचना है उसको समझ लेते हैं। आलोचना क्रिटिसिज्म इनका ये है कि इनकी देखिए यहाँ लिखा लिंग रूढ़िबद्धता पाई गई, यानी बायसनेस सैंपल्स, यानी इन्होंने नारियों के लेकर के ज्यादा काम मतलब उनके एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया गया, इसलिए जो है ये लिंग रूढ़िबद्धता इनमें पाई जाती है। परिकल्पनात्मक परिस्थितियां भी इनके सिद्धांतों में कम थी, इसलिए जो है ये यहाँ पे परिकल्पनात्मक परिस्थितियां भी इनके आलोचना में आती हैं। और सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, मतलब इनका जो सिद्धांत मोरल वाला है ये अलग जगह पे, जैसे अगर कुछ चीजें सिंपल हों, जैसे कहीं पर अगर आप जो है वो छोटे छोटे कपड़े पहनना एक नॉर्मल बात हो, तो इनके हिसाब से वो चीजें गलत हो जाएंगी और वहां के लिए तो वो नॉर्मल है। तो सभी संस्कृतियों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता, ये परिकल्पनात्मक परिस्थितियों में भी नहीं होता, और लिंगी रूढ़िबद्धता तो पाई ही जाती है। तो ये जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचनाएं थी, और यहाँ पर जो है ये कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत की एंडिंग हो गई।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, कुछ और बचे हुए होंगे तो वो प्रैक्टिस में कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।